क्या आपको इस बात का एहसास है कि जो आपने फैसला किया कि माउंटबेटन को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल ना बनाया जाए, ये फैसला पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ेगा? माउंटबेटन इंडियन यूनियन के गवर्नर जनरल के साथ साथ पाकिस्तान के भी गवर्नर जनरल बनने के ख्वाहिशमंद थे। आखिरकार माउंटबेटन ने इस ख्वाहिश का इजहार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के सामने कर ही दिया कि क्या आपको पता है कि आपका फैसला आपको कितना महंगा पड़ेगा? जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बिला तअम्मुल जवाब दिया, हो सकता है इसकी कीमत कई करोड़ रुपए देनी पड़े, लेकिन मैं ये समझौता नहीं करूंगा। माउंटबेटन ने ये जवाब सुनकर अपनी तमाम की तमाम हमदर्दियां इंडियन यूनिट के पलड़े में डाल दी और पाकिस्तान की हक तलफी करने में आगे आगे रहा। नाजरीन, तकसीम हिंद से पहले, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और मौजूदा हिंदुस्तान की तकसीम से पहले हिंद की फौज की जो तादाद थी उसमें 11,800 ऑफिसर्स थे और सिपाहियों की तादाद 4,50,000 के करीब करीब थी। नाजरीन, ये तादाद खालिस हिंदुस्तानी फौज की थी। अंग्रेज की फौज इसके अलावा थी। ये तमाम की तमाम फौज मजहब से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ बरतानिया के अंडर रहकर काम करती थी। बरतानिया ने हर महाज पर इनसे काम लिया, यहाँ तक कि तुर्की की खिलाफत तोड़ने की जंगों में भी इनको इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बर्रे सगीर की ये फौज कैसे वजूद में आई थी जो कि मजहब से बालातर होकर इकट्ठे काम कर रही थी? नाजरीन, दरअसल ये फौज अंग्रेज को भी विरसे में मिली थी, क्योंकि तकरीबन 700 साल मुसलमानों ने बर्रे सगीर में हुकूमत की थी। यहाँ कामयाब हुए तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। उन्होंने ही बर्रे सगीर के लोगों के दिलों में हुकूमत की। मुसलमान लीडर यहाँ के मकामी थे। उनके नर्म रवैये ने बर्रे सगीर में जादू सा काम किया था। इसी के साथ साथ बाबा फरीद गंज चकर, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, दाता गंज बख्श, निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह का निजाम भी बर्रे सगीर को उरूज तक ले गया। मतलब सब के सब मज़ाहिब हिंदुस्तान में अमन व अमान से रह रहे थे। हत्ता कि हिंदू सिपाहियों की काफी तादाद महमूद गजनवी के मातहत लड़ी, बल्कि मुसलमानों के 700 साला दौर में हमेशा हिंदू सिपाही उनके साथ लड़ते थे। हैदर अली की फौज हो, चाहे टीपू सुल्तान की, चाहे मरहट्टों की, तारीख उठाकर देख लें, हिंदू और मुसलमान शाना बशाना सफ आरा हुए। लेकिन जब अंग्रेज ने बर्रे सगीर में अपनी तिजारत के जरिए कदम गाड़े तो यहाँ की अकवाम ने उसे तस्लीम ना किया, बल्कि अंग्रेज के खिलाफ सब जमा हो गए। यहाँ तक कि गांधी ने भी जलसों में हिस्सा लेकर तुर्की खिलाफत की खूब हिमायत की थी। नाजरीन, इन सब वाकयात के बाद अंग्रेज ने अच्छी तरह से भांप लिया था कि उसकी अपनी सलामती और नई सल्तनत की मजबूती का दारोमदार एक ही बात पर है कि 700 साला इस्लामी निजाम को तबाह कर दिया जाए। चुनाचे हंटर अपनी किताब इंडियन मुसलमान में लिखता है कि हम मुसलमान शुरफा के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि ये तबका हमारी राह में हायल था। हमने इनको निजाम हुकूमत से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर दिया, उन्हें हर किस्म के अतर रसूख से महरूम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को कुचलना हुकूमत की पॉलिसी बन गई। जहाँ मुसलमानों ने खोया वहाँ हिंदुओं ने पाया। अंग्रेज फूट डालो और राज करो वाले कायदे पर अमल पैरा हुए। उसने पहली चाल ये चली कि मुसलमानों को फौज में भर्ती ही ना होने दिया, खास तौर पर आला ऑफिसरी के मैदान में, और हिंदुओं को खूब नवाजा। और वैसे भी हिंदुओं ने यूरोपी तालीम हासिल करके अपने आप को इक्तसादी, सियासी, मुआशी तौर पर मजबूत कर लिया था, जबकि मुसलमान आला फौजी ओहदों तक भी ना पहुंच सके। इसकी एक और वजह यह भी थी कि मुसलमान यूरोपी तालीम से बिल्कुल नफरत करते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि बर्रे सगीर की वो सरजमीन जहां हिंदू मुस्लिम फसाद का नाम भी नहीं सुना गया था, अब ऐसे फसादात मुल्क के हर बड़े शहर में आम होने लगे थे। हिंदू अपने असर रसूख की वजह से इन फसादात पर काबू हासिल कर सकते थे, मगर वो मुसलमानों को अब अजनबी समझते थे। इस बर्रे सगीर के स्टेज पर जो खेल खेला जा रहा था, इस बार बार के मजालिम से दो कौमी नजरिए को खूब पजीराई मिली। चुनाचे जब अंग्रेज की तरफ से भी तकसीम के इशारे मिले तो फौज की तकसीम का भी मसला खड़ा हुआ। शुरू में बाअसर हिंदुओं ने इसकी खूब मुखालफत की थी और फौज की तकसीम को बेमानी करार दिया था। उन्होंने नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और बरतानवी वजीर आजम मिस्टर एटली को भी मुतमैन कर लिया था। उनका कहना था
अगर बरतानवी फौज यहाँ रहना चाहती है तो जरूरी है कि फौज मुत्तहिद रहे, वगरना यहाँ दंगा फसाद बढ़ने का अंदेशा है। मगर होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। आखिर अंग्रेज हुकूमत मजबूर हो गई और उसने 30 जून 1947 ईस्वी को इस तकसीम का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही पुरानी बरतानवी और हिंदुस्तानी फौज खत्म हो गई और पाकिस्तान की आर्मी वजूद में आ गई। नाजरीन, इस ऐलान में ये भी बताया गया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान और इंडियन यूनियन को अपनी अपनी फौजों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा, लेकिन इसमें चंद उसूल मुरत्तब किए गए। सबसे पहले ये कि जब तक दोनों हुकूमतें फौज को राशन, वर्दी, तनख्वाह मुहैया नहीं कर सकती, तब तक ये अफवाज एक वाहिद इंतजामी सीगे के तौर पर काम करेंगी। दूसरा ये कि जब तक तकसीम मुकम्मल नहीं हो जाती, फील्ड मार्शल सर आकनेक सुप्रीम कमांडर के तौर पर काम करेंगे, लेकिन उनको फौज पर इख्तियार भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ इतना इख्तियार होगा कि एक ममलिकत से दूसरी ममलिकत तक यूनिट का ख्याल रखें। इंडियन और पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ फौरन मुंतखब कर लिए जाएंगे। चौथा ये कि तकसीम मजहब की बुनियाद पर होगी, जिसकी रोह से मुसलमान अक्सरियत वाले यूनिट जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। पांचवा ये कि तकसीम के दूसरे मरहले में रजाकाराना इंतकाल खिदमत की बुनियाद पर यूनिटों की छांटी भी की जाएगी। बहरहाल तकसीम का ऐलान हुआ तो कांग्रेसी वुज़रा के रंग उड़ गए। उनके अल्फाज में फौज की तकसीम सख्त तरीन जुर्म और सबसे बड़ा दर्द सिर था। चुनाचे वो इस ऐलान की अमल दरामदी पर बहुत दिनों तक रुकावट डालते रहे। जब उनकी ये कोशिश किसी सूरत भी काम ना आई तो उन्होंने तकसीम के दौरान भी ज्यादतियों से काम लिया। नाजरीन, पाकिस्तान के हिस्से में जो बटालियन आई उनमें हिंदू और सिख अनासर मुख्तलिफ तादाद में शामिल कर दिए गए। पाकिस्तान के हिस्से में कुल 23 बटालियन आई, जबकि भारत को 88 बटालियन मिली। मतलब ये कि पाकिस्तान को जो बटालियन मिली उनमें से जब हिंदू और सिख भी हिंदुस्तान चले गए तो ये यूनिटें तादाद के एतबार से और भी छोटी रह गई। इसी तरह जब तकसीम हो चुकी तो मालूम हुआ कि इन्फेंट्री रेजिमेंटों में 8000 जवान कम है। बहरहाल अफरादी ताकत और यूनिटों की तकसीम तो बिला किसी रुकावट की हो गई। ताहम जब फौज के असल असासों यानी स्टोर्स और फैक्ट्रियों की तकसीम का सवाल आया तो हिंदुस्तान के तेवर ही बदल गए। तरह तरह की मुश्किलात ने सर उठाना शुरू किया, जिनकी वजह से बाज चीजों की तो सिरे से तकसीम ही ना हुई, अगर हुई भी तो इंतहाई ताखीर से हुई। नाजरीन, इस तकसीम में जो साजिशें की गईं उनकी एक तवील दास्तान है, मगर हम आपको मुख्तसर बताते हैं कि पाकिस्तान को इस तकसीम में कितना हिस्सा दिया गया और उसमें से पाकिस्तान ने कितना वसूल किया। पाकिस्तान के हिस्से में ऑर्डिनेंस स्टोर्स 1,60,000 टन आने थे, जबकि वसूली सिर्फ 23,225 टन की हो सकी। अगर बात करें सादा गाड़ियों की तो 1441 के बजाय सिर्फ 72 ही वसूल हुई। इसी तरह बख्तर बंद गाड़ियों की बात करें तो 249 के मुकाबले में एक भी वसूल ना हो सकी। अगर बात करें गोला बारूद की तो 40,000 टन से लेकर 60,000 टन हमें मिलना था, मगर वसूली बिल्कुल ना हुई। वसूली ना होने का मतलब बाज दफा उन्होंने ईंटें भरकर भेज दी थी। अगर बात करें इंजीनियर स्टोर बशमूल मशीनरी प्लांट की तो 1,06,500 के बजाय 3,500 टन ही मिल सका। इससे भी ज्यादातर सामान अक्टूबर 1948 ईस्वी तक पहुंचा। सबसे आखिर में जो चीज हमें मिलनी थी वो फौजी वर्दियां थी, उसका वजन 10 टन था। स्टोर और बाकी इस तरह का सामान आज तक हिंदुस्तान की तहवील में है। और अगर बात करें असले बारूद की और असले की फैक्ट्रियों की तो वो भी हिंदुस्तान ने ही कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 5 छोटे डिपो दिए गए, उनमें से एक कराची और 2 लाहौर में मौजूद हैं। उनमें आम किस्म का इंजीनियरिंग सामान मौजूद था, जबकि 35 डिपों पर हिंदुस्तान ने ही कब्जा जमाए रखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनमें तकरीबन 4,20,000 टन गोला बारूद और गाड़ियों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। इसके अलावा हिंदुस्तान में एक मुनज़्ज़म जंगी हथियारों की सनद भी मौजूद थी। ये सनद फौज की हर जरूरत को पूरा कर सकती थी। बल्कि 1947 तक 17 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में कायम हुई थीं। ये सब की सब इंडियन यूनियन की सरहदों में वाक़ थी। हालांकि तकसीम के मुताबिक पाक फौज को 37% हिस्सा मिलना चाहिए था, मगर हिंदुस्तान सरहद पर वाक़े इन तमाम चीजों में से एक चीज भी पाक फौज को ना मिली। नाजरीन, इस तरह पाकिस्तान को जो फौज विरसे में मिली उसके पास ज़राए और वसाइल और जदीद असला ना होने के बराबर था।
इस दुख की वजह से मरहूम वजीर आजम लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ज़ख़ैर और साजो सामान के बगैर पाक फौज की हैसियत 3 के सिपाहियों से ज्यादा नहीं। नाज़रीन, ये तिंकू की तरह बिखरी हुई अफवाज पाकिस्तान किस तरह इस मकाम तक पहुंची कि 1 साल बाद असले से लेस अफवाज हिंदुस्तान के साथ टकरा गई। ये गिरती पड़ती फौज सफेद रूसी रीछ के सामने कैसे डट गई। 1965 ईस्वी को भारत को कैसे नाकू चन्ने चबवा दिए गए। वो फौज कि जिसका कोई भी यूनिट मुकम्मल नहीं था और ना ही मुसल्ला था, सो वो कैसे 21वीं सदी की बेहतरीन फौज बन गई। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानेंगे आप पाक फौज के मुताल्लिक इस सीरीज की अगली एक साथ में। इस सीरीज के बारे में और इस वीडियो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।